हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आवेश के बारे में बात की। आवेशों के अंदर सजातीय आवेश और विजातीय आवेशों के बीच में हमने देखा कि वहां पर कहीं पर प्रतिकर्षण और कहीं पर आकर्षण होना था। तो यह आकर्षण आखिर किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे कुलाम। आवेशों के बलों के बारे में किस तरह से बात की, तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुलाम का नियम। तो वैज्ञानिक कुलाम ने दो आवेशों के बीच में होने वाली जो इंटरेक्शन थी, जो अंतःक्रिया थी, उसके बारे में बताया। देखिए किस तरह से, मान लेते हैं कि कोई एक आवेश यहाँ पर कोई इस तरह से Q1 रखा हुआ है, कोई दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 रखा हुआ है, एवं इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पर R है। तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा और यह आवेश इस पर बल लगाएगा। यदि दोनों बल जो है वो धनावेशित है या दोनों ही कैसे हैं, ऋणावेशित है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि यह विजातीय आवेश है, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का आवेश है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार, यह नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच का जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, उसे हम डिनोट करेंगे F से। किसी की बल को जो है हम F से डिनोट करते हैं। यह जो बल है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, यहाँ पर समानुपाती। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। एवं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, यह व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो इन दोनों के बीच की दूरी r का वर्ग, और उसका क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां मिला है हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर ये जो K है, वेयर K क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जिसे हम यहाँ पर इसी के नाम के आधार पर हम उसको कहेंगे कुलाम कांस्टेंट, या फिर कुलाम नियतांक। और इसकी जो वैल्यू है कितनी होगी हमारे पास में, K इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 × 10⁹ और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखिए ये कांस्टेंट हमें किस तरह से मिलेगा, इस K की वैल्यू निकालनी है, तो K का जो मान है वो कितना होगा, F, और इस R स्क्वायर को यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि F गुणा R स्क्वायर, और Q1 और Q2 यानी कि इसके लिए क्या आएगा नीचे, कूलम स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, K। तो K का जो मात्रक है हमें किस तरह से मिलेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस K की। कूलम नियतांक के अंदर एक वैल्यू मिल रही है हमें एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलेंगे हम निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, परमिटिविटी। परमिटिविटी का जो मतलब है, परमिटिविटी किसी माध्यम के अंदर, यहां हम बात करें निर्वात की, तो निर्वात के अंदर एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा पाएगा। निर्वात के अंदर एक आवेश जो है वो दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा, कितना बल लगना चाहिए, कितना बल नहीं लगना चाहिए। यदि हम किसी माध्यम की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे एप्सिलॉन, और एक बात करेंगे एप्सिलॉन आर की। तो एप्सिलॉन आर यहाँ पर क्या होगा, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे हम कहेंगे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन को कहेंगे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इस तरह से ये तीनों चीजें हमारे पास में डिफाइन हो गई। तो विद्युतशीलता का मतलब है एक आवेश दूसरे आवेश पर किसी माध्यम में, किसी निर्वात में कितना बल लगा पाएगा, उसकी एक स्ट्रेंथ को बताता है। यहाँ पर एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन आर है। इन तीनों चीजों पे पढ़ने के बाद में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट विद्युतशीलता का टॉपिक पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर शुरू करेंगे अब एप्सिलॉन नॉट और K यानी कूलम नियतांक, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले, यानी कि हम इनकी विमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा K की विमा। तो इनकी जो विमा है वो किस तरह से मिलेगी हमें,
तो k की भी मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। k का फॉर्मूला चाहिए तो k इक्वल टू कितना मिलेगा, F मल्टीप्लाई r स्क्वायर, और Q1 और Q2 जो है वो इसके अप डाउन में चला जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई Q2। k के लिए डायमेंशन चाहिए, फोर्स का जो डायमेंशन कितना होता है m1 L1 t-2 r स्क्वायर, यानी कि दूरी के लिए कितना आ जाएगा L2 अपॉन में Q1 और Q2। तो इसके लिए क्या मिल जाएगा हमें A1 और T1। एक चार्ज के लिए होगा A1 T1, यहाँ पर दो चार्ज है तो कितना हो जाएगा A2 T2। इस तरह से ये क्या हो जाएगा पूरा इसके लिए सॉल्व हो जाएगा। के लिए फाइंड करेंगे आगे, कितना मिलेगा हमें AM1 L1 और L2 कितना हो गया L3 t-2 है, और यहाँ पर भी t2 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि t-2 और -2 t-4। अब बचा A2 जो कि ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा A-2। तो इस तरह से ये कंप्लीट कितना मिलेगा हमें, ये जो है वो k का एक विमीय सूत्र मिल जाएगा। अब हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो k का जस्ट अपोजिट है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, k का जस्ट अपोजिट है। यहाँ देखिए k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। उसके लिए था कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसके लिए है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पर देखिए m1 है और L3 है, तो ये दोनों प्लस में है, उसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर नेगेटिव में, यानी कि m-1 और L-3। t के अंदर -4 है तो t-4 को हम t+4 में कन्वर्ट करेंगे, और a-2 था तो उसे भी हम a+2 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है वो आपकी क्या मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर विमा मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर k की वैल्यू की, तो 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है कितना होता है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। यूनिट जो है वो क्या होगी इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये जो अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अपना अगला जो टॉपिक है वो है पराविद्युतन, या इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इनको हम K या एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, यानी कि माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, अभी हमने पढ़ा था माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, उसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पराविद्युतन। आखिर में ये चीज होती क्या है, तो देखिए सबसे पहले जब दो आवेशों के बीच में बल की बात की गई तो पहले निर्वात में देखा गया, उनको किसी माध्यम में रखा गया, उनको पहले इंसुलेटर माध्यम लिया गया, उसके बाद हमने कंडक्टर लिया, तो सभी के अंदर जो है वो बलों के मान जो है वो अलग अलग मिले। सबसे ज्यादा जो मान है वो हमें निर्वात के अंदर मिलता है, और उसके बाद जो हमने उसकी इंसुलेटर के अंदर चेकिंग की तो सबसे पहले जब देखते हैं कि कुचालक के अंदर ये थोड़ा सा हमें मान कम मिलता है। कुचालक अगर माध्यम होगा तो हमारे लिए जो बल का मान है वो क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। लेकिन जब हमने बात की सुचालक यानी कि कंडक्टर के अंदर, जब बात करते हैं सुचालक माध्यम के अंदर, तो वहां पर हमें बल जो है वो बिल्कुल ही बहुत कम, या फिर हम शून्य कह सकते हैं, बल का मान जो है वो हमें शून्य मिलता है। तो पराविद्युतन की जो हम परिभाषा देंगे वो इस तरह से होगी कि निर्वात की तुलना में माध्यम में जो बल है वो कितने गुना कम प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन r इक्वल टू F0/Ff। यहाँ हम इसका एक प्राइमरी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई Fm इक्वल टू कितना हो जाएगा F0। तो पराविद्युतन जो है वो कितना मिलेगा इस तरह से। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। F0 यानी कि दो आवेश है उनके बीच में लगने वाला बल जो है वो कहाँ पर है, निर्वात में। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट किसको शो करेगा, यहाँ पर निर्वात को, और यही बल हम अगर कहाँ लिखे माध्यम के अंदर, तो माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ कितना आ जाएगा वही Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एप्सिलॉन r इक्वल टू हमें मिलेगा, ये एप्सिलॉन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में एरिया कितना रह गया है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r। इस तरह से ये जो एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, और एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वैसे वो कितनी रहेगी हमारे पास में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है वो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और निर्वात की विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता, इन सब के बीच में क्या है एक संबंध। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण। यानी कि अभी तक हमने जो कूलम का बल पढ़ा था वो था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। इसमें हमने कहीं पर भी डायरेक्शन की बात नहीं की। यदि एक आवेश जो है दूसरे पर बल लगा रहा है तो उसकी दिशा जो है वो किस तरफ होगी।
लेकिन जब हम बात करते हैं इसके सदिश निरूपण की, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक आवेश जो है वो कौन सा है Q1 है, और दूसरा जो चार्ज है वो कौन सा है, यहाँ पर मान लीजिए Q2 है। यहाँ पर हम एक ओरिजिन को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हमने एक ओरिजिन कंसिडर कर लिया, और इस तरह से हम इस सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। तो यहाँ से Q1 से लेकर के यहाँ पर इसके ओरिजिन तक जो है इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो किस तरह से लिखेंगे हम, R1 और वेक्टर। Q2 चार्ज के लिए हम इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसको हम लिखेंगे R2 वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है, इन दोनों के बीच के वेक्टर को हम कैपिटल R से लिख देते हैं, और ये जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो दोनों के लिए अलग अलग होगी। किस तरह से हम इसको देखते हैं, देखिए Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल जो है वो द्वारा Q2 पर लगाया गया बल जो है वो कितना होगा, तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 का वेक्टर और इसका मॉड स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे R21 और इसकी क्या लगा देंगे कैप, और ये जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापा, सदिश बटे सदिश का मापा। और यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पर, तो यहाँ पर देखिए R21 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो R21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, त्रिभुज के सदिश नियम की। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के सदिश नियम से, त्रिभुज के सदिश नियम से। तो त्रिभुज का जो वेक्टर लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पर यदि एक वेक्टर इस तरह से है, दूसरा इस तरह से, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो किस तरह से होगा। तो ये जो दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, यानी कि R1 वेक्टर, और यहाँ पर लिखा हुआ है R21 वेक्टर, तो ये जो है इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, R2 वेक्टर के इक्वल होगा। यानी कि R2 वेक्टर इक्वल टू R21 प्लस R1 वेक्टर। तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट जो है वो कितना मिलेगा, R2 वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा, R2 माइनस R1। ये जो है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर फाइनल रहेगा R21। नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, और ये जो है वो कितना मिलेगा, F किस पर लग रहा है, 1 पर, तो F1 2। और डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इस Q1 पर कौन बल लगा रहा है, Q2। इस तरह से यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किस दिशा में होगी, इस तरह से। तो यहाँ पर जो अब की बार लिखेंगे हम वो कितना लिखेंगे, R12 वेक्टर, और ये कितना लिखा जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर और इसका मॉड स्क्वायर, और यहाँ पर इसका जो यूनिट वेक्टर है वो कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर R12, और यहाँ क्या लिख देंगे, कैप लिखते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। F12 सॉरी, यहाँ देखिए पहले R12 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहीं पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो किस तरह से लगेगा, एक जो वेक्टर इस तरह से है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन अब की बार जो R12 है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, यानी कि R12 इस तरह से लिखा हुआ है, और ये क्या है, यहाँ पर R2 वेक्टर है। तो R12 वेक्टर, यह वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, लेकिन यह जो वेक्टर है वो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो R1 वेक्टर जो है वो इस बार इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनकर के शो करेगा। तो R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, तो यहाँ से हमें R12 वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो आप लोग देख रहे हैं कि R12 वेक्टर और यहाँ पर है R21 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के अंदर यहाँ पर हमें R2 माइनस R1 और यहाँ दिख रहा है R1 माइनस R2, यानी कि एक नेगेटिव और क्या है, चेंज है। यानी कि दोनों ही फोर्स जो है वो क्वांटिटी में, तो दोनों ही फोर्स जो है वो मात्रा में तो समान होंगे, किंतु डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। किस तरह से यहाँ पर ये काम करेगा देखिए, तो F12 वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12। ये तो मॉड के अंदर है, तो हम R12 को R21 से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिए वाले कि R12 वेक्टर जो है इक्वल है माइनस ऑफ R21 वेक्टर। R12 जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ R21, क्योंकि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर के। और यहाँ देखते हैं R वेक्टर 12 का क्या, हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं इस तरह से, सदिश बटे सदिश का मापा। तो हम इस यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं, R वेक्टर 12 अपॉन R वेक्टर 12 का मापा। इस तरह से हम इसको यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड स्क्वायर,
और ये 2 और यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 पावर। और यहाँ बच गया r12 की जो वैल्यू है कितनी है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। देखिए आगे F12 वेक्टर जो है इस तरह से लिखा जाएगा k q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का q, और यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हैं आप r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं r2 माइनस r1 वेक्टर के अंदर हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब इसको हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ देखिए जब हम r12 को r21 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक साइन आएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव के साइन का मतलब है हमने यहाँ पर एक नेगेटिव यूज कर लिया। तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ k q1 q2 अपॉन r12 और r2 माइनस r1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर F21 वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे F21 का वेक्टर। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि F12 फोर्स है, यानी कि पहले के ऊपर दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स और दूसरे के ऊपर पहले के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों ही इक्वल तो है किंतु डायरेक्शन में कैसे है यहाँ पर अपोजिट है। तो ये जो है वो यहाँ पर न्यूटन की गति के तीसरे नियम के जो है वो अनुरूप है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर यह जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुरूप है। इस तरह से यहाँ पर कूलाम का जो सदिश निरूपण है, या फिर हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। हमने यहाँ पर कूलाम के नियम को पढ़ा, कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ा। कूलाम के नियम की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंस भी है, तो यहाँ पर हम 2-3 चीजें यहाँ पर और देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि कूलाम का नियम जो है वो एक स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही कार्य करता है। यदि हम बात करें गतिशील आवेशों के बीच में, यदि हम कोई 2 गतिशील आवेशों की बात करें और उनके मध्य हम कूलाम के नियम के लिए कूलाम के नियम को वहां पर अगर अप्लाई करना चाहें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कूलाम का फोर्स जो है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए पॉसिबल है। गतिशील आवेश होंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी वहां पर काम करेगा, तो यहाँ पर जो है ये है कूलाम का बल जो है वो काम नहीं करता। यानी कि कमी कहाँ है कि गतिशील यदि आवेश है तो वहां पर कूलाम फोर्स को लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वहां पर हमें अन्य चुंबकीय बलों की भी बात करनी पड़ती है। तो गतिशील आवेश के लिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा लिमिटेशन मिलती है। सेकंड जो बात करें हम इनकी दूरियों के लिए, तो कूलाम का जो बल है वो यहाँ पर परमाणुक दूरियों से अधिक दूरियों पर ही संभव है, यानी कि 10 की घात -15 मीटर। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस, तो वहां पर जो है कूलाम का बल लागू नहीं होता है। कूलाम का बल लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर नाभिकीय बल भी कार्य करते हैं। न्यूक्लियस का रेडियस 10 की घात -8 में। थर्ड पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि कूलाम का बल जो है वो एक कैसा बल है, एक संरक्षी बल है। कूलाम का जो बल है वो कैसा बल है, संरक्षी बल है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुल आवेशों के मध्य जो अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे, इसके अंदर हम एक नई चीज पढ़ेंगे, वो है टेस्ट चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश। एक नई चीज पढ़ रहे हैं, परीक्षण आवेश। एक ऐसा धनावेश होगा, परीक्षण आवेश क्या चीज होती है, एक टेस्ट चार्ज, यानी कि एक धनावेश है जिसके ऊपर अन्य आवेश तो बल लगा सकते हैं, लेकिन यह किसी दूसरे आवेश को प्रभावित नहीं करेगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज, और हम उसे डिनोट करेंगे Q नॉट से। इसके लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं Q नॉट। ये अपना क्या है, टेस्ट चार्ज है। इसकी यहाँ से, इसकी ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r0। एक अन्य चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है यानी सदिश जो है वो कितना है, r1 वेक्टर है। एक अन्य चार्ज यहाँ पर Q2 रखा हुआ है और इसके लिए जो है वो पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 वेक्टर है। एक अन्य चार्ज यहाँ पर सपोज करते हैं कि वो कौन सा है, Qn है, और इसके लिए इस पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है, rn वेक्टर है। इस Q1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया फोर्स जो है वो कितना है, मान लेते हैं अपन F किस पर लग रहा है, 0 पर, तो F0 1 और वेक्टर। इस 2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो कितना हो जाएगा, F0 2 और क्या लग जाएगा ऊपर, वेक्टर। Qn ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो ये कितना हो जाएगा, F0n वेक्टर। इस तरह से हम
एक टेस्ट चार्ज Q नॉट पर लगने वाले अन्य आवेशों के कारण जो बल है इनका हम अध्यारोपण के सिद्धांत से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो लगने वाला टोटल बल है यानी कि जो कुल बल है यानी कि नेट फोर्स है ये कितना होगा, लगने वाले सभी बलों के योग के बराबर यानी कि F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन कहां तक चलेगा प्लस F0n वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखते हैं कि Q1 और Q0 के मध्य जो लगने वाला फोर्स जो है वो कितना है। तो हम इसको यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि F01 जो है वो कितना होगा K Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और डायरेक्शन जो है कौन सा होगा R10 का कैप होगा। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि F02 वेक्टर का फोर्स कितना होगा। तो वो भी हम इस तरह से लिख सकते हैं K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा कैप आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम इस तरह से F0n भी लिख सकते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं F01 की वैल्यू आ गई प्लस ये किसकी वैल्यू आ गई F02 की वैल्यू प्लस एंड सो ऑन कहां तक चलेगा F0n की वैल्यू यानी कि K Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप F नेट जो लिखा जाएगा। यहां पर देखिए K भी कॉमन है इन तीनों टर्म्स के अंदर, K नॉट भी सारी टर्म्स के अंदर कॉमन मिलेगा और इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको K Q नॉट। तो यहां पर जो टर्म्स बचेगी Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप प्लस एंड सो ऑन कहां तक चलेगा Qn और नीचे लिखेंगे R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब सारी टर्म्स एक साथ समेशन में हम लिख सकते हैं इसको किस तरह से देखिए K Q नॉट और यहाँ पर हम एक अप्लाई करते हैं समेशन। समेशन के अंदर लिखेंगे K के अंदर Q है पहले और नीचे कितना लिखा हुआ है R0, यहाँ पर 1 1 और 1 तो इन तीनों 1 की जगह पर हम एक नंबर पुट करते हैं, नया नंबर है QI R0I और यहाँ लिख देते हैं हम इसको R0I का कैप और इसके लिए यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर। इस तरह से हम इस पूरी टर्म्स को ले सकते हैं। I की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n तक चलेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I इक्वल टू 1 to n। इस तरह से हमें एक नेट फोर्स मिलेगा वो इस तरह से मिल जाएगा और इसे ही हम कहते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब है कि किसी निकाय के अंदर उपस्थित यदि एक परीक्षण आवेश Q नॉट है तो उसके ऊपर जो लगने वाले सभी अन्य उपस्थित आवेशों के कारण जो बल होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो क्या होता है, एक धन आवेश होता है।